तो स्टैचोमेट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। उसके बाद है सेकेंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। और थर्ड वन है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी और रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद फोर्थ वन जो है वो है मोल कंसेप्ट। यहीं से मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है, मोल कंसेप्ट। अब इस मोल कंसेप्ट में मान लो दिया गया है कि 88 ग्राम CO2, इसको मोल में बदलना है, कितने एटम है, एवोगाड्रो नंबर। तो यहीं से स्टार्ट होगा मोल कंसेप्ट, जो तुम्हें फंडामेंटल में। तो ये स्टैचोमेट्री में मेनली 3 टॉपिक हम देख रहे हैं, एक मोल 1 और एक मोल 2 और तीसरा टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी फॉर्मेट में टेस्ट भी आएगा, इसी फॉर्मेट में टेस्ट में भी आएगा, क्योंकि ये टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं लिखा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर सब हेडिंग डालो इसमें। पहला हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ध्यान रखना मैथमेटिकल टॉपिक है ये पूरा। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जानते तो थोड़ा ये सब आसान पड़ेगा। ठीक है, फिर ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देना होगा, यहाँ पूरा मैथ है। बाकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसको हम रिलेट करेंगे मोल से। तो पूरा का पूरा टॉपिक मैथमेटिकल है, और ये पढ़ लोगे तो पूरा फिजिकल आसान जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल का बेस है। क्योंकि हर जगह फिजिकल में मोल मिलेगा ही मोल मिलेगा। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ, इसमें एक दो पढ़े भी होंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वाला पढ़े ना। हाँ, तो इसमें अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम 5 लॉ पढ़ने वाले। तो हेडिंग डालना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब उसमें 5 जो पढ़ने वाले लॉ, और पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जानते ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। और थर्ड वन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और लास्ट में जो है लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। इसमें अलग अलग आ जाता है लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, जिसमें गैलुसिक लॉ आ जाएगा, एवोगाड्रो लॉ आ जाएगा। इसके अंदर गैलुसिक लॉ आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा एवोगाड्रो लॉ।
तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड जो है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। गैलुसिक लॉ, GAY। एवोगाड्रो लॉ। तो डिफिनिट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करें ना। तो क्या क्या टॉपिक में पढ़ना समझ में आ गया। चलो अब हेडिंग डालना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तुम 10th में पढ़ के आए हो। क्या पढ़ते थे जब हमें रिएक्शन करते थे तो LHS और RHS का मास क्या होता था, रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट का मास क्या होता था, इक्वल होता था, लेकिन बैलेंसिंग करने के बाद। तो इसमें लिखेंगे हम लिखना, it is given by Lavoisier, LAVOISIER। It is given by Lavoisier। इसमें लिखना all the chemical compound, सॉरी ऐसे लिखना, in a chemical change total mass remain conserved, total mass remain conserved, total mass remain conserved। नीचे लिखना एग्जाम्पल, mass before reaction is equal to mass before reaction is equal to mass after reaction, mass after reaction, mass after reaction। that means that law state that means that law state that matter can neither be created nor destroyed, matter can neither be created nor destroyed during the reaction change, during the chemical reaction change, during the chemical reaction change, during the chemical reaction change। अब एग्जाम्पल लिखना, मान लो हमने वाटर बनाना हुआ तो वाटर में H2 लेते हैं प्लस O2 लेंगे, क्या बनेगा, H2O। अब इसको पहले बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ क्या लगा दे, 1/2 लगा दो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, नहीं तो यहाँ 1/2 लगा दे सकते थे। अब ये रिएक्शन हो गया, देखते हैं मास कंजर्व है कि नहीं है। अब ये इसका मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4 हो गया, 4 है हाइड्रोजन, यहाँ 4 ग्राम होगा। और ऑक्सीजन कितना है, 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया, टोटल 36 ग्राम। अब राइट हैंड साइड देखो, वाटर के ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक वाटर का निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाटर का मास कितना होगा,
ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये तो एक वाटर का है, वाटर है कितना, तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास, यानी मास क्या है, कंजर्व है। अगर वेपर बन के उड़ गया तो, वेपर बन गया तो वहां लिखेंगे ना हम वेपर। और एग्जाम्पल लिखो, मान लो हमने लिखा एग्जाम्पल में CO2, C+O2 क्या बना, CO2। बैलेंस करने की कोई नीड है नहीं है। कार्बन का मास कितना होता है, अब धीरे धीरे याद भी करते चलो मास, ठीक है, क्योंकि मास के लिए कोई ट्रिक नहीं है, याद करना पड़ेगा, तो जितना आएगा उतना हम याद करते चले जाएंगे। कार्बन का मास कितना होता है और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, एक का 16, 2 का 32, कितना हो गया टोटल 44 ग्राम हो गया। अब इधर CO2 का काउंट करो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यानी मास क्या है, कंजर्व है, मास कंजर्व है। मास क्या है। अब एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, अगर हमने रिएक्शन करवाया AgNO3 प्लस KI, ये टेक्स्ट बुक में दे रखा है वॉल्यूम में, AgNO3 और KI, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। Ag पे चार्ज क्या होता है और NO3 पे, यहां पे चार्ज क्या होगा, यहां क्या होगा, ये वाला प्लस किसके साथ जाएगा, AgI प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था वहां पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब हम मास चेक करते हैं कंजर्व है कि नहीं है। सिल्वर का मास कितना होता है, सिल्वर का मास होता है 107, 107 होता है, और नाइट्रोजन का मास 14 होता है, धीरे धीरे याद करते चलो, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ऑक्सीजन है कितना 3, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो इसको, 4 1 5, सही है क्या, तुम अपना अपना कैलकुलेट करो, सही है ये। अब यहां पर पोटेशियम का मास कितना होगा 39 कि 40, आइसोटॉप्स पढ़े थे ना उसमें आइसोबार, मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मास लिख लेना 126.9 यानी 127 लिखना, आयोडीन का मास लिखना 126.9 होता है, 127 बोलेंगे। (39.09 होता है, पोटेशियम का 39.09, तो हम 39 ही बोलेंगे, ठीक है। पोटेशियम का हो जाएगा 39.09, ऐड कर लो 39 ही काउंट करो, और इसका 127 लिख लो, 127 कितना हो जाएगा ये 1, दोनों को ऐड कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस है ना। अब यहां सिल्वर का मास 107 और आयोडीन का मास 120, और यहां पर पोटेशियम का मास 39 प्लस नाइट्रोजन का मास 39 ले लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन है ना 14, और ये हो जाएगा 48। ऐड करके देखो इस सबको, क्या इसके बराबर आ रहा है क्या 169 आ गया,
और ये पूरे को ऐड करके देखो कितना आ रहा है 3 3 और इधर कितना आ रहा है उतना ही आएगा ना। तो मास क्या है कंजर्व है। तो कोई भी रिएक्शन अगर करेंगे बशर्ते एक कंडीशन है, रिएक्शन क्या होना चाहिए बैलेंस। विदाउट बैलेंसिंग हम यूज नहीं करेंगे। तो लिख लेना रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, नोट डाल के लिख लेना रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। चलो अब हम दूसरा लॉ स्टार्ट करते हैं, और दूसरा लॉ जैसे बताएंगे उसको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में इसमें समझ में नहीं आता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जा रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जा रहा है। ये लिख लिए सबने। तो नेक्स्ट लिखना, ये पहला हमारा हो गया, यानी हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जब रिएक्शन हुआ तो उसके लिए एक लॉ आया, ठीक है। लॉ आया, इसके बाद क्या क्या लॉ उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखना लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलेगा, जो कुछ भी सोचना है किसके रिगार्डिंग सोचना है, एक रिएक्शन के रिगार्डिंग सोचना है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब रिएक्शन होगा तो किसका प्रोपोर्शन सेम होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। चलो C+O2 CO2 किसका प्रोपोर्शन सेम हुआ है, कंपाउंड का। कौन से कंपाउंड का, C का, O2 का, CO2 का। कौन सा प्रोपोर्शन, अब ये सब चीजें क्लियर करना है कि किस प्रोपोर्शन के बारे में बात करना है, कैसे बातें करने, समझ में आएगा। तो इसमें पहले इसका लिख लो, इसमें लॉ में क्या है लिखना, इट इज गिवन बाय प्रोस्ट PROUST। और ध्यान रखना मैथ की तरह सोचना है सब चीजें, थ्योरेटिकल नहीं सोचना एक भी चीजें। इसमें लिखना ऑल केमिकल कंपाउंड आर फाउंड, ऑल केमिकल कंपाउंड आर फाउंड, all chemical compound are found to have constant composition, to have constant composition, all chemical compound are found to have constant composition irrespective of their irrespective of their method of preparation, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब नीचे लिखना है एग्जाम्पल, क्योंकि हर लॉ को विदाउट एग्जाम्पल से समझ में नहीं आए वो क्या बोल रहा है। नीचे लिखना एग्जाम्पल, इन वाटर H2O, इन वाटर H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in 2:1, in 2:1, in 2:1, कॉमा डाल के लिखना the ratio remain constant, the ratio remain constant, the ratio remain constant whatever
whatever it is tap water, whatever it is tap, tap, whatever it is tap water, कॉमन डाल लेना, रिवर वाटर, सी वाटर और प्रोडक्ट बाई एनी केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट बाई एनी केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट बाई एनी केमिकल रिएक्शन। अब पहले ध्यान से समझो, जब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो तुम्हें कैसे समझ में आए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बातें किया जा रहा है। देखो, हमें प्रोडक्ट बनाना है वाटर। अब वाटर बनाने का एक तरीका नहीं है हमारे पास, बहुत सारे तरीका है। अगर हम एक एसिड और बेस को रिएक्शन कर देते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसके बाद क्या बनता है, वाटर बनता है। तो उस तरीके से भी हम वाटर बना सकते हैं। तो ये इसमें सबसे इस लॉ को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सोर्स अलग अलग हो सकते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सोर्स क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी सोर्स हो, जब वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब ये 2 है और यहां इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, यहां पर क्या है 1 है। ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सेम रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, चाहे सोर्स अलग अलग क्यों ना हो। सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं वाटर बनाने के, बट हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सिंपल रेशियो में यानी फिक्स रेशियो में 2:1 में ही कंबाइंड होंगे। तो याद रखना इस चीज को, सोर्स अलग अलग हो सकता है वाटर बनाने का, बट उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कंबाइन होने का, वो रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। इसलिए नाम पड़ा कांस्टेंट एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन। समझ में आएगा? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना। एग्जाम्पल नंबर 2, CO2 can be formed, CO2 can be formed, CO2 can be formed by many way, by many way। इसमें नीचे लिखना, by combining carbon with oxygen, by combining carbon with oxygen, or by heating of limestone, by heating of limestone, by heating of limestone। आगे लिखना, बट व्हाट एवर द मेथड ऑफ, गया बट व्हाट एवर मेथड ऑफ, but whatever method of CO2 is prepared, CO2 is prepared, what method of CO2 is prepared, the ratio of carbon and oxygen, the ratio of carbon and oxygen is 12:32, 12:32 equal to 3:8, 3:8 by mass, by mass। अब नीचे लिखना, CO2 बनाने के हमारे पास कई तरीके हैं। कार्बन को और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कंबाइन कर दो और यहां क्या बन जाएगा, CO2। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन को हीट कर दो। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO, अगर हम CaCO3 को हीट कर देंगे तो CaO और CO2 बनेगा। तो ये CO2 इस तरीके से ही बनाया गया और CO2 इस तरीके से ही बनाया गया। अब इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वैल्यू होगा, चाहे वो मास के रिगार्डिंग ले लो, यानी यहां पर कार्बन कितने ग्राम है, कार्बन कितने ग्राम है, 12 ग्राम है, और यहां पर ऑक्सीजन
32 ग्राम है। रेशियो निकालना, 4 से डिवाइड कर दो 3 और ये क्या हो जाएगा 8। अब ये बाई मास के अकॉर्डिंग हमने रेशियो निकाला। इसके पहले वाला में हमने H2 और O2 वाला ये कोएफिशिएंट का हमने रेशियो लिया है, जो कोएफिशिएंट का होगा वही मास का भी होगा। ठीक है, मास का भी ले सकते हैं। तो इसमें मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 3 रेशियो क्या है 8 है। अब यहां भी जो मास आएगा वो क्या आएगा, कार्बन का मास कितना आएगा 12 ग्राम और इसका मास कितना आएगा, तो रेशियो कितना आएगा। तो CO2 बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बनने का रेशियो है मास वाइज ले लो यहाँ पे, वो क्या होंगे, दोनों ही चीजों में सेम होंगे। समझ में आया क्या। तो सोर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनमें कंबाइन होकर जो बनता है उनमें जो एलिमेंट होते हैं उनका मास का रेशियो या कोएफिशिएंट जो इधर अगर बना उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। यहां पर अलग, अब एक पार्ट क्या है इसमें CO2 अलग अलग नहीं है, फिर इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। हीट करोगे तो ये अलग अलग फिर से लिखना पड़ेगा, कैल्शियम को अलग से लिखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना पड़ेगा, CaO का ये कर सकते हैं हम ऐसे कि कैल्शियम अलग से लो, कंटेनर में अगर डालना होगा तो कैल्शियम अलग से लो, फिर ऑक्सीजन लो अलग से, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से लो, फिर कंबाइन करो, फिर हीट करो, तो उस केस में आ जाएगा। तो इसमें एक ही साथ दे दिया है, कंबाइन करके दिया हुआ है। तो सबसे बेटर ये है कि जो प्रोडक्ट बना और उसका सोर्स अलग अलग क्यों ना हो, बस उसका क्या होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। समझ में आया क्या। नेक्स्ट लिखना, इट इज यूज टू कैलकुलेट, नोट डाल के लिखना, इट इज यूज टू कैलकुलेट, it is used to calculate, it is used to calculate chemical formula of compound, chemical formula of compound। अब ये अभी समझ में नहीं आएगा कैसे केमिकल फॉर्मूला ये बनाएगा, लेकिन तुम लोग नाम सुनोगे इंपेरिकल फॉर्मूला, सुने क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है। तो आगे हम निकालेंगे। अब आगे लिखना है इसमें, परसेंटेज वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, परसेंटेज वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब इसके पहले मीनिंग समझ लो, इसलिए बोला हर चीज को मैथमेटिकल पढ़ना है। अब इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, मान लो CO2 ही तुमने बनाए, बोला गया कि CO2 में कार्बन का परसेंटेज बताओ इसमें, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी CO2 में कार्बन कितना परसेंट है, तो टोटल मास कितना है इसका 12 ग्राम, 12 ग्राम क्या है कार्बन है और 32 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। अब हमें परसेंटेज निकालना है कार्बन का, तो किसका मास लेंगे यहां पर, मास ऑफ कार्बन, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 44, 100 नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे ना, डिवाइड बाई मास ऑफ CO2 या जिसका हमें टोटल कंपाउंड दिया होगा उस कंपाउंड का हम मास लेंगे और इंटू क्या कर देंगे। अच्छा एक चीज तुम छोड़ दिए क्या, चलो अगले बार बताते हैं। मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम और टोटल मास कितना है, इंटू क्या कर देंगे, जो भी परसेंटेज आएगा वो हमारा आ जाएगा। अब अगर हमें निकालना होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे या O2 लिखोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे और मास ऑफ CO2 इंटू क्या कर देंगे। अब यहां पर क्या छोड़ दिए तुम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, लेकिन यहां ऑक्सीजन का मास तुम्हें कितना लेना है, तो इसका मतलब यहां पर तुम ऑक्सीजन लोगे तो कितना एटम है वो तुम छोड़ दिए, मतलब O2 का तुम बातें कर रहे हो, तो O2 में यहां O2 नहीं लिख रहे हैं हम, एटम लिख रहे हैं, तो
तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा ना, तब तो 32 आएगा। तुम तो डायरेक्ट 16 × 2 कर दिए, तो 2 कहां से आ गया? फार्मूला में 2 लिखना पड़ेगा ना, मतलब फार्मूला रटने की कोई जरूरत है नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि फार्मूला रटने की इसमें कोई नीड नहीं है, जो इसलिए बोल रहा हूँ मैथमेटिकल पढ़ना है। फार्मूला रटते रह जाएगा, इसमें 100 फार्मूले मिलेंगे, एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हर चीजें मैथमेटिकल बना लेना है। अब क्या कर देंगे, इनटू 100। अच्छा, अगर हम फार्मूला नहीं भी जानते तो नहीं निकालते क्या? हम निकाल लेते। मास ऑफ ऑक्सीजन O2 का कितना लेते? 32। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है ये, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 और कितना एटम है? 2, 32 आ गया हमारा। डिवाइड बाय क्या होगा, इनटू क्या होगा, यही हमारा परसेंटेज है। तो इसको फार्मूला में अब हम बदल देंगे, जो तुम्हारा वॉल्यूम में फार्मूला लिखा हुआ है। तो फार्मूला में कैसे लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट बोला है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। जब यहां एटॉमिक बोला है, तुम किसके लिए बातें कर रहे हो? O2 के लिए। O2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं भी करो तो डायरेक्ट ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी नहीं कि फार्मूला ही रट के चलना है, और फार्मूला ही से मत रटना। तो एटॉमिक वेट बोल रहा है, यानी एटम का वेट बोल रहा है, और ऑक्सीजन है यहाँ 2, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम से, नहीं तो मॉलिक्यूल्स जितना है उतना ले लो। समझ में आया क्या? यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, ये फार्मूला बनाया गया है, ये नहीं कि फार्मूला ये ड्राइव करके लाया गया, ये हम जो बनाते हैं उसको फार्मूला में लिखा गया है। इसलिए हर बार मैथ की तरह बनाएंगे और फार्मूला में उसको चेंज कर देंगे। डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बोल दिया है, ग्राम मॉलिक्यूलर। आगे इसको सिखाएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, मतलब मोलर मास बोला है। तो तुम यहां पर मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मीनिंग मतलब मॉलिक्यूलर मास जो तुम कैलकुलेट करते हो, इनटू क्या कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 44। यही तुम बार बार 44 लिख रहे थे ना, तो मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया फार्मूला कैसे? इस फार्मूले के हमें कोई नीड नहीं है। अगर मान लो हमसे बोला गया कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, कितना ग्राम है हाइड्रोजन? 2 ग्राम है। डिवाइड बाई टोटल कितना है, टोटल कितना है मास? 10। 16 इसका और 2 इसका, वाटर का मास 18 ग्राम होता है। 18 इंटू हो गया। तो फार्मूला रटने की जरूरत है क्या? नहीं, तो लिखा जाएगा फार्मूला, लेकिन हमें बनाना अपने तरीके से। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाएगा तो 16 डिवाइड बाई इंटू हो गया। तो परसेंटेज पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? हाँ, तो फार्मूला ज्यादा नहीं रटना है, क्योंकि इस टॉपिक में फार्मूला बनाया जाता है, और हम यूनिटरी मेथड का मैथ बनाते हो ना, उस मेथड से मैथ बना के हम फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि रटने के चक्कर में पड़ गए और ना तो रटा जा रहा है, ना तो समझ में आ रहा है। समझना है कैसे परसेंटेज निकालना है। अब तुम चाहो तो इसको फार्मूले में डराइव कर सकते हो। अब तुम यहाँ क्या लिखे थे, ऑक्सीजन का जब निकाले थे, ऑक्सीजन यहाँ एक ही था, यहाँ क्या लिखे थे तुम? हाइड्रोजन का मास 1 लिखे थे, इसका नंबर कितना था? 2। अब फार्मूला में ड्राइव कर लो। एटॉमिक वेट, एक का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक वेट, और 2 क्या है? उसका नंबर है, यानी नंबर ऑफ एटम है। डिवाइड बाई क्या लिखे थे? 18, यानी इसका मास लिखे थे, तो 18 लिख लो, मॉलिक्यूलर मास। इनटू क्या कर दो? तो फार्मूला रटना नहीं है। तो हमने 2 लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या दिया रहेगा तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मिलेगा। ऐसा क्या तुम क्लू दिमाग में रखे कि आएगा तो पहचान लेंगे। सोर्स अलग अलग हो, लेकिन जो बन रहा है प्रोडक्ट वो अगर सेम है, तो उसका जो 2 एटम का या 3 एटम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सारे सोर्स में क्या होगा? सेम होगा।
समझ में आ गया ना? तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन लिखो, क्योंकि केवल लॉ पढ़ने से थोड़े होगा इसमें। लिखना 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल burn in oxygen gave 3.0 gram of its oxide। देखो केवल क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। अब ये दे दिया, एक मेटल है, नाम नहीं लिखा उसका, वो कितना ग्राम है, और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसका प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब MO बनेगा या M2O बनेगा या M2O3 बनेगा वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेटल ऑक्साइड का मास कितना आया, 3.3 ग्राम। आगे लिखना, फुल स्टॉप डाल के लिखना 1.50 ग्राम ऑफ सेम मेटल, 1.50 ग्राम ऑफ सेम मेटल heated in steam gave 2.50 gram of its oxide, 2.50 gram of its oxide। फुल स्टॉप डालना, इसके बाद लिखना so that these result illustrate the law of constant proportion। अब यहां हमने लिख दिया सो डैट। अब तुम्हें अगर तुम बनाओगे और क्वेश्चन में लिखेगा, क्वेश्चन में इसको ऑप्शन बनाएंगे, सो डैट हटा देगा। अब बोलेगा इतना लाइन लिखने के बाद बोलेगा कि ये जो हमने दिया है ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, और नीचे लिखेगा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो सब लिखेगा। तो हमें उसमें पहचानना पड़ेगा कि अब ऐसे जब लिखेगा तो हमें किस लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम में भी क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। अब ये हमें बताना है कि किस लॉ को फॉलो करना है, तो हमें बताना नहीं है, हमें बताना है ये हमें सो डैट करना है, हमें प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो बताओ मेरे को कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो देखो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना बाद में जब एग्जाम्पल्स में आएंगे तो ध्यान रखना, जब अलग अलग सोर्स से एक ही तरह का मेटल ऑक्साइड बनाया जा रहा है, सोच लेना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रूव करो हमें ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो मैं एक मेटल मान ले रहा हूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये मेटल ऑक्साइड बना, हमें नहीं मालूम है कि MO2 बना या कुछ भी बना। अब इसी पे बनाओ मेरे को, मुझे बताओ कैसे लॉ ऑफ मेटल प्रोपोर्शन है, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, प्रूव करके बताओ। सोचो क्या बताया था, CO2 बनाया था, तो कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था, तो हमेशा दो चीजें बना के दिखाएगा। CO2 एक तरह से हमने C+O2 से बनाया था, और एक CO2 कैसे बनाया था, लाइमस्टोन से। तो तुम क्या चेक कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, और लाइमस्टोन में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, दोनों रेशियो क्या आ रहा था, तो इसमें भी कहीं ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तो करो।
अब ये हम ये नहीं बोल सकते कि MO2 बना कि MO बना, ठीक है, हमें नहीं मालूम है, हमने बस मेटल लिख दिया है। MO बनेगा कि MO2 बनेगा कि MO23 बनेगा, ये सब हमें नहीं मालूम है। प्रूव हो जाएगा। देखो ध्यान से, आसान है चीजें, इसलिए मैथमेटिकल बोल रहा हूं पढ़ने के लिए। 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, चलो ये मेटल है, 1.8 ग्राम है, ठीक है। जब इसको ऑक्सीजन से बर्न किया गया तो 3 ग्राम ऑक्साइड बना। ये क्या बना, M2O बना, किस रेशियो में हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या कितना बना, 3 ग्राम। अब सेकेंड पार्ट, एक सेम मेटल है, लिख के भी दिया है, जब ऐसा ही लाइन लिख दिया है समझ लेना बाद में कि क्या हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेम मेटल को ऑक्सीजन से बर्न किया गया, हो सकता है दूसरा तरीका से स्टीम देके बर्न किया है, इसमें ऑक्सीजन देके बर्न किया, इसमें स्टीम देके बर्न किया है, स्टीम देके ऑक्साइड बनाया है। इसमें ऑक्सीजन से हीट करा के किया है और इसमें स्टीम से हीट करा के वो क्या बनाया है, मेटल ऑक्साइड बनाया है। यहां मेटल ऑक्साइड बना है। हमें नहीं मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा मेटल ऑक्साइड का, ठीक है, आगे डेटा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये जो मेटल है वो कितना है, 1.5 ग्राम है, और ये कितना ऑक्साइड बना, 2.5 ग्राम। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जो इसके अंदर ऑक्सीजन, CO2 को याद करो, इसलिए एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं। CO2 में तुम किसका प्रोपोर्शन निकाल रहे थे, कार्बन का और ऑक्सीजन निकाल रहे थे। एक C+O2 से निकाल रहे थे और एक लाइमस्टोन वाला निकाल रहे थे। तो यहां पर क्या बना, मेटल ऑक्साइड। तो तुम किसका इसमें प्रोपोर्शन ढूंढोगे, मेटल का और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का नहीं, मेटल का और ऑक्सीजन का, यही ढूंढोगे ना हम इसमें। इसलिए एग्जांपल्स को ध्यान में रखना। वाटर में H2 और O2 का चाहे कितने भी डिफरेंट तरीके से बनाया गया हो, H2 और O2 का हमें उसका रेशियो देखना है। तो इसमें अब ये मेटल बनाया गया, जैसे CO2 बनाया गया तो C का और O2 का लेते थे, तो मेटल बनाया गया तो मेटल में और किसका लेंगे, ऑक्सीजन। दो ही पार्ट है ना, मेटल ऑक्साइड यानी मेटल का और ऑक्सीजन। इस दोनों में रेशियो क्या आना चाहिए, करके देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ध्यान देना, अब ये मेटल तो हमें मालूम है 1.8 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मालूम है कितना है। तो अभी अभी तुम क्या पढ़े, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़े थे ना। उसमें क्या दिया गया था कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, कंजर्व। तो जब रिएक्टेंट 1.8 है और प्रोडक्ट 3 ग्राम है तो ये कितना होगा, 3 - 1.8 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1.8, ये कितना हो जाएगा 1. ये समझ में आया, नहीं आया। तो ये टोटल मास है और ये इसका मास है, इसका मास निकालना तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउट नहीं है ना। और ये हमने कौन सा लॉ लगा दिया इसमें, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्व है, इधर भी मास इधर भी मास, सब क्या आ गया, सेम आ गया। या ऐसा भी सोच सकते हो दूसरे ढंग से, क्या कि x + y क्या बना, z बना, और इसका मास 5 है और इसका मास 2 है, तो इसका क्या होगा, 3 होगा ना। अरे बोलो हाँ, ऐसे बोल लो, समझ में आया क्या। अब यहां पर ऑक्सीजन का मास मिल गया, कितना ऑक्सीजन का मास। अब यहां आ जाओ, मेटल का मास कितना है 1. ऑक्सीजन का मास कितना है, कितना है, ये रेशियो सेम आ रहा है क्या, करके देखो एक बार। 1.8/1.2 ये कितना आ गया, 3 से करे क्या, 6 से डिवाइड करूं क्या, 3 और यहाँ 2, 3 रेशियो क्या आ गया 2। अब यहां देखते हैं 1.5/,
1 है। अब ये डेसिमल को हटा दो, क्या आ गया? अब यहाँ 3 और यहाँ क्या आ गया? अब इस न्यूमेरिकल सब दिमाग लगा लो, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे, समझ लो क्या करना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, इसलिए एग्जांपल का CO2 में C का मास और O का मास डिफरेंट डिफरेंट वे से अगर बनाया जाए तो क्या होगा? डिफिनिट होगा। देखो इसमें मेटल का और ऑक्सीजन का रेशियो ये आया, और इसमें भी मेटल का और ऑक्सीजन का रेशियो ये आया। सेम आया कि नहीं आया? ये क्या प्रूव करके देता है? लॉ ऑफ डिफिनिट। समझ में आ गया? अगर अगला क्वेश्चन अगर आएगा ऐसा तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्लू क्या बताया इसके लिए? क्लू ये बताया कि तुम मेटल ऑक्साइड एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाए और एक मेटल ऑक्साइड स्टीम से रिएक्शन करके बनाए, तो वे अलग अलग है, लेकिन इन मेटल और ऑक्सीजन का और इस मेटल और इस ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? सेम। तो उतना बनाने की हमें जरूरत पड़ता भी नहीं, बस हमारे पास क्लू क्या है कि सोर्स अलग अलग हो और सेम बनाया जाए तो तुरंत सोच लेंगे वो डिफिनिट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है वो। मतलब ये क्लू बताया। क्या लग रहा है? ये थोड़ा सा इधर उधर कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन तुम लोगों क्वेश्चन बना के क्लियर करवा रहा हूं। समझ में आया क्या? ये ऐसे केवल डिफिनेशन पढ़ोगे ना इस लॉ का तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन आगे वाला लॉ एक भी समझ में नहीं आता है। इसलिए अब समझ में आया क्या करना है। मेटल ऑक्साइड तुम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाओ, लेकिन मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो इसमें और मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो तुम्हारा दिमाग किस पे जाना चाहिए कि मेटल का मास कितना है और ऑक्सीजन का मास कितना है, हम दोनों को लेके और रेशियो निकाल दें, और इसमें मेटल का मास लेके और ऑक्सीजन का मास लेके रेशियो निकाले, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया क्या करना है? क्या बोल रहे हो? हाँ, तो मेटल स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है क्या? 1 ग्राम ऑक्सीजन का, हाँ तो कुछ भी लो, तो हम यहां पर इसका मास नहीं निकाल रहे हैं, स्टीम का मास नहीं निकाल रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड का मास है और ये मेटल का मास है, तो हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब स्टीम में वाटर वगैरह होगा तो वो सब हम नेग्लेक्ट मार रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि दूसरा सोर्स है नहीं हमारे पास ऑक्सीजन का निकालने के लिए, ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम 2.5 में से, क्योंकि दूसरा हमारे पास कोई उपाय है ही नहीं। समझ में आ गया नहीं? अब थर्ड वन लिखो। तीसरा लिखना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन proposed by Dalton. Law of multiple proportion. लॉ, अब बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख लेना, प्रपोज्ड बाई, और ये केवल लॉ तक ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समस्या है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें और क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए इस पे एग्जांपल्स करवा रहा हूं। लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
लॉ ऑफ मल्टीपल क्या है, लिखो इसमें क्या बोल रहे हो। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन, ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट, तुम जब बनाने लग जाओगे ना क्वेश्चन, तब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम उस लॉ को पकड़ लिए। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट, when one element combined with other element to form two or more different compound, to form two or more different compound, क्या स्टेटमेंट बोला। अब देखो जस्ट ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का उल्टा बोल रहा है। कांस्टेंट में क्या था, सेम बना रहे थे CO2, सोर्स अलग अलग था लेकिन सेम बना रहे। अब ये दो एलिमेंट से अलग अलग बना रहा है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO भी बन सकता है, NO2 भी बन सकता है, N2O भी बन सकता है, N2O3 भी बन सकता है, N2O5 भी बन सकता है ना। तो ये अलग अलग बना रहा है। आगे लिखना, डिफरेंट कंपाउंड ऑफ सेम, द मास ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, क्या लिखे, द मास ऑफ वन एलिमेंट, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड, कॉमा डाल के लिखना, द मास ऑफ वन एलिमेंट, द मास ऑफ वन एलिमेंट, द मास ऑफ वन एलिमेंट which combine, the mass of one element which combine with a constant mass of other, with a constant mass of other bear a simple ratio, bear a simple ratio to one another, to one another, to one another। अब एग्जाम्पल लिखो तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल, कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन, स्टेटमेंट चलो समझ में नहीं आता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कैन फॉर्म टू ऑक्साइड, कैन फॉर्म टू ऑक्साइड CO and CO2, CO and CO2, आगे लिखना नीचे, in CO 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन। और in CO2 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। नीचे लिखना 10 we can see the mass of oxygen, which combine, the mass of oxygen which combine with a constant mass of carbon, with a constant mass of carbon। अब constant mass of carbon के नीचे अंडरलाइन करना, with a constant mass of carbon 12 gram bear a simple ratio, 16:32, 16:32
और 1:2। और जैसे समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना। अब मान लो दो एटम कंबाइंड हुए, जस्ट उसका उल्टा है, दो एटम कंबाइंड हुए, C+O2 बना CO2, और एक बना हमारा C+O2, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यानी दो एटम बैलेंस करना कोई नीड नहीं है, ध्यान से समझना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या करते थे, वाटर बनाते थे अलग अलग तरीके से, CO2 बनाते थे अलग अलग तरीके, वो तो क्लू है उसका पकड़ लेने का। और ये दो एटम के कंबाइंड से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड से बताया, उसी तरह से कार्बन C और O के कंबाइंड से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। CO भी बना सकते हैं, CO2 भी बना सकते हैं ना, नहीं। अब इसमें ध्यान देना, जब तुम बना लोगे इसको, रिएक्टेंट से कोई हमें लेना देना नहीं है। इधर रिएक्टेंट से क्या है क्या नहीं कोई लेना देना नहीं, जो बना उसके बारे में सोचना है। अब इसमें CO2 है और ये CO है, दो एटम सेम है, C और O। अब इसमें एक का मास फिक्स होना चाहिए, ये इसका मैं इसलिए अंडरलाइन करवाया हूं। और नहीं फिक्स है तो क्या करेंगे हम बता रहे हैं। अब यहां पर एक कार्बन एक है, यानी इसका मास क्या है, 12 ग्राम है, और इसका मास क्या है, 12 ग्राम है। मास दोनों का क्या है, फिक्स। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अभी आगे बात कर रहे हैं। अब यहां पर जब मास एक का फिक्स है तो दूसरे का रेशियो यानी 32 ग्राम, और इसका कितना 16 ग्राम। वो ये बोल रहा है कि इस दोनों ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। बहुत सिंपल सा बातें बोल रहा हो। वो रेशियो क्या होगा, 16 रेशियो, इसको पहले लिया है, इसको भी तुम पहले ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो भी सिंपल रेशियो आएगा, वो आ जाएगा 1:2 या 2:1 आ जाएगा, उसमें कोई नहीं है कि किसको पहले लेना है। तो अगर हम 62 पहले लिखे हो ना, इसका मतलब इसका और इसका रेशियो, यानी ऑक्सीजन हम इसको 1 बोल दे रहा हूं मैं, और इसको ऑक्सीजन 2 बोल दे रहा हूं। तो ऑक्सीजन 1 का रेशियो और ऑक्सीजन 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 16:32, यानी 1:2। ये सिंपल रेशियो में आएगा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगर CO2 अलग अलग तरीके से बनाया गया तो उसमें एक का मास फिक्स कर देना है, तब दूसरे एटम के बारे में सोचना है। क्या सोचे हुए, कि दोनों एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, और उसी को बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या समझ में आया। यानी जब तुम N और ऑक्सीजन से NO बनाओगे, NO2 बनाओगे, तो नाइट्रोजन का मास क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। तो फिर किसका रेशियो तुम ढूंढोगे, ऑक्सीजन का रेशियो क्या आना चाहिए, एक सिंपल रेशियो आना चाहिए। सिंपल रेशियो का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 1:2, 2:3, 3:4 ऐसा आना चाहिए। समझ में आया क्या। अब एक वॉल्यूम एग्जाम्पल लिया है, उसको हम लेते हैं। चलो लिखना, नाइट्रोजन का फॉर्म, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम्पल समझ में आता है, और एक बार क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑकवर्ड सा लगता है कि क्या है ये क्या नहीं है। ये लिखे क्या एग्जाम्पल, ये वाला लिखे क्या, आए तो स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा समझ में आएगा, लिखो इसको जल्दी से। वो भी लिखना है, मतलब स्टेटमेंट से थोड़े ना समझ में आ जाएगा सारी चीजें। CO2 बना, यहाँ पर 12 ग्राम है, यहाँ पर 12 ग्राम है, यहाँ 32 है, तो ये ऑक्सीजन 1, मैं क्यों यहाँ इंडिकेट किया था 1 और 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 का रेशियो 1:2 है। ये लिखोगे तब ना समझ में आएगा। बोला हूं मैथमेटिकल पढ़ना है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और इसमें ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है, दो एटम से बना हुआ एक का, लेकिन मास क्या करना है, फिक्स कर देना है, इसीलिए अंडरलाइन करवाया था वहां पे। क्लियर हो गया। चलो अब वॉल्यूम में एग्जांपल है, उसको लिखते हैं। लिखना, नाइट्रोजन फॉर्म द ऑक्साइड
नाइट्रोजन फॉर्म द ऑक्साइड, नाइट्रोजन फॉर्म द ऑक्साइड in N2O, 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 NO, N2O3, NO2, N2O5, इतना लिखा है। तो कैसा रिएक्शन करवाना है कैसा नहीं करवाना उस समय कोई लेना देना नहीं। अब दो एटम से मिला के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के अलग अलग चीजें बनाया, N2O बनाया, NO बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब हमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देना है। तुम कोई भी एलिमेंट एटम ले सकते हो उसमें से। अब यहां पर ये कितना है, 28 ग्राम है ना। तो ये कितना है, इसको ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसका रेशियो लेना है हमें। कितना है इसका, 16 है ना। अब यहां पर ये कितना है, तो एक का मास फिक्स करना है, मतलब सेम आना चाहिए ना। तो ये तो सेम नहीं आ रहा है, तो 28 है, 14 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 28। ये 16 आया, इसको क्या लिख देना, कुल मिला के इसमें हम 2 से क्या कर दिए, क्योंकि इसका मास क्या करना है, सेम लाना है, तब ना हम दूसरे के प्रोपोर्शन के बारे में ढूंढेंगे। तो जब नहीं आए तो क्या करना है, डबल कर दो, मतलब उसके बराबर कर दो, ट्रिपल कर दो, तब उसके अकॉर्डिंग ये भी इसका मास चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या, इसको और इसको सेम लाना है, उसके अकॉर्डिंग इसको भी चेंज लाना है। ये समझ में आया क्या, ये कितना है, मत सोचना कि 32 कहां से आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। ये कितना होगा, ये कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये नॉर्मली कितना था 32, 2 से इसमें मल्टीप्लाई जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मली 32 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 64 आ गया, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, सेम लाना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो यही ढूंढोगे, मुझे नहीं। समझ में आया क्या, ये कितना है, ये तो सेम आ गया ना, तो 16 × 5 = 80। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब एक का नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, हमें कोई जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन का ही मास फिक्स करें, ऑक्सीजन का ही फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक का फिक्स करना पड़ेगा और सेम लाना पड़ेगा, फिर दूसरे का रेशियो ढूंढना पड़ेगा। अब जितना भी रेड है वो सबको हम रेशियो लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन का रेड वाले का रेशियो क्या होगा, ये और ये 16 रेशियो, 32 रेशियो, 48 रेशियो, 64 रेशियो और 16 से डिवाइड कर दे सबको, तो 16 से डिवाइड करोगे 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, ये बोला जा रहा है। अब स्टेटमेंट समझ में आया उसका, स्टेटमेंट एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक को क्या करना है, फिक्स कर, मास को सेम लाना है सबके लिए, नहीं आए तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाना है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे टर्म को भी चेंजेस लाना है। तो इस लॉ में जब पूछा जाएगा तो कैसे क्या क्लू निकलेगा कि हम बिना बनाए बता सकते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ध्यान देना, दो सेम एलिमेंट से अलग अलग चीजें बनाया जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट में क्या था, वाटर अलग अलग चीजों से बनाया जा रहा था, सोर्स अलग था, प्रोडक्ट सेम था, और इसमें सोर्स सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग है, तो सोच लेना मल्टीपल प्रोपोर्शन, बिना बनाए आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन भी है, चलो आगे उसको करवाते हैं, पहले लॉ पढ़ा लेते हैं। अब हेडिंग डालना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इसमें लिख लेना पहले, समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा। लिखना द रेशियो ऑफ वेट ऑफ the ratio of weight of two element, the ratio of weight of two element A and B, the ratio of weight of two element A and B which combine separately with a fixed weight of third element C is either same or simple ratio, is either same or simple ratio of the weight of in which A and B combine directly to each other. क्या बोल रहा है समझाओ। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे लिखना एग्जाम्पल। मान लो हमने मीथेन बनाया C+CH, या हमने मीथेन बना दिया। तो मीथेन किससे बनाया हमने? कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन बनाया। अब हमने दो एलिमेंट से, कार्बन से और हाइड्रोजन से हमने मीथेन बनाया। अब इस दोनों एलिमेंट से हम अलग अलग चीजें बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं C+O2 से हम बना रहे हैं CO2, यानी इसका जो एक पार्ट है, इस एलिमेंट से हम एक दूसरा एलिमेंट उससे रिएक्शन करवा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं किससे करवाएं, बस ये जो दो एलिमेंट है इसका एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इसमें हम जो हाइड्रोजन है इसका रिएक्शन हम दूसरे से करवा रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन से ही करवाएंगे। तो ये H2O बन गया, ये बन जाएगा H2O। यहां कंबाइन करो, बैलेंस करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या हुआ, जिस सोर्स से मीथेन बनाया गया है तो कौन कौन एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं, उसका रिएक्शन किसी थर्ड के साथ करवाना है, वो करवा के देगा, हमें करवाना नहीं है। यानी इसमें ये और ये पार्टिसिपेट किया है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से, किसी दूसरे से भी करा सकते हैं हम। अब क्या होगा, अभी तक समझ में आया क्या क्या हुआ? क्या समझ में आया? जिस सोर्स से मीथेन बनाया गया है उस सोर्स से कार्बन के साथ हम
इसका भी रिएक्शन अलग से करवाएं, इसका भी रिएक्शन हम अलग से करवाएं। अब ध्यान देना, यहां पर जो, अब केवल प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, रिएक्टर पे ध्यान नहीं देना। यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:4 है। कार्बन का कितना है? 16, 12, और इसका कितना है? क्या लेना है? 3:1 आएगा ना? क्या फिर तुम्हारा नया लॉ आ जाएगा। मास का रेशियो लेना है, कोएफिशिएंट का रेशियो नहीं लेना है। ये तुम जो बोल रहे हो 1:4, वो कोई उसका एटम का रेशियो हो गया कि किस रेशियो में एटम कंबाइंड है, तो इसका मास का रेशियो लेना है। तो यहां पर कार्बन का मास रेशियो हाइड्रोजन का मास, इसका 12 और इसका यहां वाला लेना है। क्या जाएगा? 3:1। यहां पर बताओ कार्बन और ऑक्सीजन का मास 12:, कितना जाएगा? 3:3। और यहां वाटर का बैलेंसिंग हमें नहीं चेक करना, ठीक है, इसलिए जब बैलेंसिंग नहीं तो कोएफिशिएंट क्यों लेंगे। यहां पर क्या होगा? यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1:8 होगा, होगा ना? अब फिर से देखो, ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप में क्या किए थे? पहला स्टेप में, स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनना है। स्टेप 1 में क्या किए थे? मीथेन बनाए थे। जिस सोर्स से मीथेन बनाए थे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन बनाए थे, उसका रिएक्शन अलग अलग सेपरेट है। एक कार्बन के साथ रिएक्शन दिया गया है और एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिया गया है। ये क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेप, केवल और केवल किस पे ध्यान देना है? केवल और केवल प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। तो यहां प्रोडक्ट का मास का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो? मास का। तो ये कितना आ गया? यहां प्रोडक्ट का मास का रेशियो कितना आ गया? और यहां मास का रेशियो कितना आ गया? समझ में आ गया? लो, समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ भी नहीं तो बताया ही नहीं मैंने। स्टेप 2 है, अभी अगला स्टेप बाकी है। स्टेप 2 समझ में आया? ये स्टेप 2 समझ में आया? ये रेशियो निकालना। अब फाइनल, अब जो इसका फाइनल स्टेटमेंट सुनो। ये कार्बन जो है और ये, इसका रेशियो कितना है? अब यहां से कार्बन को उठाओ। किसको उठाना है? कार्बन कितना है? और यहां से किसको उठाना है? और यहां किसका किसका था? यहां से कार्बन को उठाना है और यहां से। अब देखो, इसका दोनों का रेशियो इसके बराबर आ रहा होगा। कितना इधर से उधर घुमा दिया, समझ में आया क्या? फिर से देखो, इसका कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, यानी जिस सोर्स से तुम बनाए थे कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, और जब तुम रिएक्शन करवाए थे तो यहां से कार्बन को पकड़ना है और यहां से हाइड्रोजन को पकड़ना है, यहां से कार्बन को पकड़ना है और यहां से। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का जो रेशियो आएगा इसके, समझ लगा? अब ये स्टेटमेंट फाइनल है। हाँ बोलो। किसका? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर ले लो, यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाता? 32, 1:16, फिर से 1 ही आया। ये पहले लिख लो,
फिर लिख लिए क्या है? मराठी मध्ये सांग. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल समझ में आया? समझ में आ गया ना? समझ लो ना. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अब इसका जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो ऐसे भी दिया जाएगा. देखो यहां लिख लेना CH4 CHO और O. बता रहा हूं क्या ये दोनों को मिलके क्या बना था? इसका कार्बन उठाए किसके साथ रिएक्शन? क्या बना? और H और O का इसमें इसका रेशियो कितना है? कार्बन और हाइड्रोजन का 1:4 था. 3 रेशियो था ना. अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कितना था? और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना था? 1:8 था ना. अब हमें क्या चेक करना है? जो मेन सोर्स है ये, अब यहां से क्या पकड़ना है और यहां से क्या पकड़ना है? क्या दोनों का रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको ऐसे चार्ट बना लो ताकि ऐसे दिया जाता है. वो मैं तुम्हें दूसरे ढंग से समझाया, दिया ऐसे जाएगा. चलता है ना. वो फिर स्क्वायर बना दो उसका. चलो अब एक वॉल्यूम एग्जांपल दिया उसको लेते हैं. तो मैं लिख रहा हूं, तुम बताओगे किसका किसका कॉम्बिनेशन ढूंढना है. हाँ पहले लिखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. अब मुझे इसमें बस इतना दिमाग लगा के बताओ कि जैसे इसमें मेन क्या था हमारा? CH4. इसमें मेन क्या होगा जहां से रिएक्शन स्टार्ट होगा? मतलब हमने जो 3 कॉलम लिखा था उसमें पहला कॉलम वाला में मैं कौन सा रिएक्शन लिखना चाहूंगा? या तो वो H2S बनाना चाहूंगा, या वाटर बनाना चाहूंगा, या SO2 बनाना चाहूंगा. तुम बनाओ क्या बताना चाहूंगा मैं. जैसे इसमें हम 3 कॉलम में लिखे थे, एक में CH4 लिखे थे और एक में CO2 लिखे थे और एक में H2O लिखा था. क्या लिखना चाहेंगे पहला कॉलम में? चलो यहाँ H2S लिखते हैं. तो H2 प्लस S क्या बना? H2S. अब क्या करेंगे? H2 प्लस क्या बना? बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देना. अब क्या करेंगे? इसका तो हो गया. अब सल्फर का S प्लस SO2. अच्छा मैं यहां पर SO2 नहीं ले सकता हूं क्या? आए? लेके देखो, लेके चेक कर लो. S प्लस O2 SO2. अब इसका H2 क्या बना? H2S. और इसका O H2 प्लस क्या बना?
H2O बन सकता है ना, हाँ कंबाइन कर सकते हैं। बशर्ते अब हमें ध्यान क्या देना है, किसका रेशियो सेम करना है वो ध्यान देना है। अब इसमें जो तुम मेन सोर्स इसको माने हो, अब इसमें जो क्या चेक करोगे, इसमें हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो। तो हाइड्रोजन रेशियो सल्फर, हाइड्रोजन कितना है 2 और सल्फर कितना है 32, तो कितना आ गया। अब इसमें तुम क्या ढूंढोगे, हाइड्रोजन, और इसमें क्या ढूंढोगे, सल्फर। इसमें क्या ढूंढोगे, इसमें क्या ढूंढोगे, ढूंढो। और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है 2, 1:8 आया ना। और यहाँ SO2 सल्फर का, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1:1 आया। अब यहाँ पर कितना आया, तुम्हारे यहाँ सल्फर ढूंढोगे, यहाँ ये ढूंढोगे, नहीं आ रहा है तो है 32 कहाँ पे, मतलब 1:8 में लिखेंगे, 1:8 में लिखेंगे वहां पे फिर आ जाएगा। ये तो 1 आया ना। अच्छा यहां से कितना आया, और यहां से कितना आया, ये आ रहा है। एक सिंपल रेशियो माना चाहिए, बस इतना ही है, दोनों मैच कर गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। यहाँ भी 32 ही हो गया है, इसलिए वो कंबाइन नहीं कर रहा हो। तो ये 2 और 32 और 2 और 32 मैच कर रहा है, उसके बाद और सिंपलेस्ट नहीं जा रहा हो। तो यही इसमें दो जो 3 जो लॉ पढ़ाया ना, कौन सा, डिफिनिट और मल्टीपल और रेसिप्रोकल, यही मेन है तीनों। अब जो आगे गैलुसिक लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, वो आसान है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट ही हमें समझ में नहीं आता है। ये 3 डिफिकल्ट है, मास ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वो आसान है। ये 3 वालों को ध्यान में रखना है, घर पे जाके सोचो इसके बारे में, समझ में आया क्या, क्या सोचोगे। चलो पेज नंबर आओ 79 पर, पेज नंबर 79 पे आओ। 2 लॉ हम आगे पढ़ाएंगे, गैलुसिक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। पेज नंबर 79 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई कीजिए और आराम से बनाइए। 1 part of an element A combine 2 part of element B, 6 part of element C combine with इतना, तो समझ में आ जाना कि ये रेसिप्रोकल ही है। बना के लेकिन प्रूव करके दिखाओ मेरे को, प्रूव करके दिखाओ मेरे को। जो मास ले रहे थे ना, उसका 6 लेना है, मास के बदले 6 लेना है, उसका मास वो लेना है 6 पार्ट बोले तो जैसे यहाँ पर CH4 का ले रहे थे ना 12 और 4, तो वहां पर 12 के बदले वो जो पार्ट दे रखा है उसको लेना है। ठीक है, प्रूव करके दिखाओ मेरे को। जैसे मैं 3 बनाया ना कॉलम, वैसे तुम 3 कॉलम बनाओ, आराम आराम से बनाना है, समझना है चीजों को। ठीक है, यही 3 लॉ मेन है। ये अगर आ जाता है ना, आ जाना मतलब केवल ये नहीं कि हम
लॉ को समझ में आएगा, अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छे से 3 कॉलम बनाओ और 3 कॉलम में लिखो कि इसको क्या लिखना है। 1 पार्ट ऑफ ए कंबाइंड विथ 2 पार्ट ऑफ अनदर बी, यानी हमारा यहाँ पर ए बी है, ठीक है। ए से और बी कंबाइंड हुआ, बना है ए बी। अब ए का रिएक्शन अलग के साथ होगा, यानी ए का रिएक्शन अब बी नहीं लेंगे, अब ए का रिएक्शन दूसरे के साथ सोचेंगे। तो 1 पार्ट ऑफ ए रेशियो बी, 1 पार्ट ऑफ ए एंड 2 पार्ट ऑफ अनदर बी। घर से ट्राई करके लाना, ठीक है। अब थोड़ा सा होमवर्क लिखो, इसमें से बस पढ़ के आना, 15 से लेके 20 तक पढ़ के आना, ठीक है। केवल पढ़ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ में ये 20 और साथ में क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और